of you, welcome to the another lecture of the polity series. Now, yesterday we have started with the parliament, and in the first lecture we are done with the houses of the parliament, that is the lower house, that is Lok Sabha, and upper house, that is Rajya Sabha. Now today we shall be discussing about the people who preside that houses. So presiding officers of the houses आज हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन इन राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा. ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा. ठीक है, तो क्या होता है भाई, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है भाई? प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब आपने देखा होगा कि लोकसभा चल रही है, ठीक है, ऐसे सब बैठे हैं, यहाँ पे एक चेयर लगी होती है, यहाँ पे जो है स्पीकर साहब बैठे होते हैं. जैसे अभी के स्पीकर कौन है लोकसभा के? ओम बिरला जी. ठीक है, ओम बिरला जी. ठीक है, तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर. राज्यसभा का कौन है? चेयरमैन. अब मैं जब आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो चेयरमैन है राज्यसभा के, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं. ठीक है, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा. किसका? वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का. अब स्पीकर और चेयरमैन में एक फर्क क्या होता है कि स्पीकर जो होता है वो मेंबर होता है हाउस का, मेंबर ऑफ द हाउस होता है. ठीक है, मेंबर ऑफ द हाउस होता है भाई. लोकसभा ओम बिरला जी क्या है? ओम बिरला जी एक राजस्थान की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहां से चुन के आते हैं ये मेरे को याद नहीं है, बट राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से वो एमपी है. ठीक है, बट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जो होते हैं, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस. ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस. इतनी बात समझ गए भाई? तो राज्यसभा कौन हेड करेगा? चेयरमैन. चेयरमैन कौन होंगे? जो उपराष्ट्रपति होंगे वही चेयरमैन होंगे. ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होंगे वही चेयरमैन होंगे. ठीक है, और लोकसभा को कौन हेड करेगा? स्पीकर. ठीक है, ऐसे ही भैया तो है नहीं कि पूरा दिन स्पीकर और चेयरमैन अवेलेबल हो या बैठे रहे, तो फिर अगर ना हो तो क्या होता है? तो स्पीकर के लोकसभा के केस में डिप्टी स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के केस में वाइस चेयरमैन होते हैं. अब डिप्टी स्पीकर तो फिर मेंबर होते ही हैं हाउस के, बट जो वाइस चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो मेंबर होते हैं हाउस के. ठीक है, वो मेंबर होते हैं हाउस के. इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है, आगे चलते हैं. अब पहले पढ़ लेते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा को. तो कहां मेंशन है? आर्टिकल 93 में. आर्टिकल 93 में. देखो ये जो कॉन्सेप्ट आया था ना शुरू में, ये आप 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आई थी, आप पढ़ी हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप. ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आई थी, ठीक है, तो उसमें आप इनका वर्णन पा सकते हैं या इनका मेंशन पा सकते हैं. ठीक है, उस टाइम इनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता था. ठीक है, उस टाइम इनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता था. ठीक है, और ये 1921 से लागू हो गए. 1921 से लागू हो गए. ठीक है, ऐसे ही आजादी तक जो है ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कहते रहे, लेकिन आजादी के बाद स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इस प्रकार से चला. ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चला. तो फर्स्ट ऐसे ही फॉर ए फैक्ट आपको बता देते हैं, फर्स्ट स्पीकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर साहब. ठीक है, जीवी मावलंकर साहब. ठीक है, ये तो सबको पता होता है. देखिए, सब किसी की भी अहमियत छोटी नहीं है. ठीक है, और पहले डिप्टी स्पीकर कौन है? पहले डिप्टी स्पीकर भी बता देते हैं आपको आज. पहले डिप्टी स्पीकर हैं आपके, उनका नाम है अनंथा सयानाम. अनंथा सयानाम अयंगर. ठीक है, अनंथा सयानाम अयंगर. ठीक है, ये दोनों जो है जब भारत आजाद हुआ तो दे बोथ हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, फर्स्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ
लोकसभा। ऐसे ही जब 1921 में स्टार्ट हुआ तो विट्ठल भाई जे पटेल थे, विट्ठल भाई जी पटेल थे, वो जो है वो पहले स्पीकर बने थे इंडियन, क्योंकि 1925 तो अगर आप याद करें तो ब्रिटिशर्स का राज था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का राज था, तो भैया ब्रिटिशर्स थोड़ा ना ऐसे किसी को बनने देंगे। तो 1921 में जो जबकि लागू हो गया, 1921 से भी होते होते 1925 हो गई थी। 1925 में फर्स्ट इंडियन स्पीकर मिला था, ठीक है, उनका नाम क्या था आपका, विट्ठल भाई जे पटेल, ठीक है, विट्ठल भाई जे पटेल। तो ये बैकग्राउंड है। तो आर्टिकल क्या है 93, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख सको तो ठीक है। और स्टार्ट कहां से हुआ था सबसे पहले मेंशन, तो ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर है वो आपको कहां मिलेगा, वो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 में आई थी, ठीक है, उस पे बनेगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन एंड टेन्योर ऑफ द स्पीकर। देखिए टेन्योर की अगर हम पहले बात करें तो टेन्योर तो तब तक रहता है जब तक लोकसभा रहती है, या इंडिया में क्या होता है बेसिकली कि जो रूलिंग पार्टी होती है वहीं उसी का स्पीकर होता है। तो ओम बिरला जी जैसे बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो ओम बिरला जी बीजेपी के मेंबर हैं, ठीक है, रूलिंग पार्टी के ही मेंबर क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, ठीक है। अब इंग्लैंड में क्या होता है, जो इंग्लिश जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें जब आप स्पीकर बन जाते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें जब आप स्पीकर बन जाते हैं, ठीक है, यहां पे लिखते हैं, उसमें जब आप स्पीकर बन जाते हैं तो आपको जो है यू हैव टू लीव दी, या यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम द पार्टी। आप पार्टी की मेंबरशिप नहीं रख सकते, ठीक है, और वो कहीं के लिए है नॉन पार्टीजनशिप इंश्योर करने के लिए, ठीक है, नॉन पार्टीजनशिप इंश्योर करने के लिए, ठीक है। तो जो स्पीकर है इंडिया में तो क्या है, वो पार्टी का मेंबर है, ठीक है, बट ब्रिटिश सिस्टम जो है उसमें आपको पार्टी की जो सदस्यता है उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप जो है न्यूट्रल रह सकें। क्योंकि इंडिया में भी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आप जब स्पीकर हैं या चेयरमैन तो आप किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, आप जो है न्यूट्रल है, आप जो है हाउस के स्पीकर है, ठीक है। तो हाउस में तो डिफरेंट पार्टीज हैं, तो न्यूट्रलिटी एज एन एट्रीब्यूट और न्यूट्रलिटी एज अ वैल्यू आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, न्यूट्रलिटी एज अ वैल्यू या न्यूट्रलिटी एज एन एस्पेक्ट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग हो, 11th लोकसभा के बाद जो था ना, जो स्पीकर आता है वो तो रूलिंग पार्टी से आता है, लेकिन एक कन्वेंशन बन गया। अभी कन्वेंशन मतलब अनसेट कन्वेंशन है, और जो डिप्टी स्पीकर है, जो डिप्टी स्पीकर है वो आपका रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी से आता है, ठीक है, वो आपका अपोजिशन पार्टी से आता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टेन्योर की हम बात करें तो टेन्योर क्या है, जब तक कि लोकसभा सेशन में है। अब जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो स्पीकर ऑटोमेटिकली रिजाइन नहीं कर देता, स्पीकर तब तक ऑफिस में रह जाता है जब तक नई लोकसभा बन के नहीं आ जाती, ठीक है, जब तक नई लोकसभा बन के नहीं आ जाती। आगे हम पढ़ेंगे कि नई लोकसभा और पुरानी लोकसभा को ट्रांजिशन करने के लिए स्पीकर प्रोटेम भी बनाया जाता है, ठीक है, स्पीकर प्रोटेम भी बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब तो टेन्योर क्या हो गया, टेन्योर हो गया कि जब तक लोकसभा है तब तक वो ऑफिस में है, ठीक है, और जो है या तो वो खुद रिजाइन कर दें, ठीक है, खुद रिजाइन कर दें। अब वो स्पीकर रिजाइन किसे करेंगे, डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर रिजाइन किसे करेंगे, डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, या फिर उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन मूव हो जाए, ठीक है, उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन मूव हो जाए, वो हम रिव्यू में देखेंगे कि उन्हें हटा दिया जाए, ठीक है, या वो लोकसभा के मेंबर ही ना रहे, लोकसभा के मेंबर ही ना रहे, तो या तो वो रिजाइन करते हैं, किसको रिजाइन करेंगे, डिप्टी स्पीकर को, रेजोल्यूशन उनके खिलाफ मूव हो जाए, उन्हें हटा दिया जाए, या फिर लोकसभा के वो मेंबर ही ना रहे, तब भी उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन पे।
देखो इलेक्शन क्या होता है, जो स्पीकर चुना जाएगा वो फ्रॉम अमंग्स्ट द मेंबर्स चुना जाएगा, फ्रॉम अमंग्स्ट दी मेंबर चुना जाएगा। जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, उन्हीं में से एक आदमी को चुन लिया जाता है। चुनते कौन है? हाउस के लोग ही चुनते हैं, ठीक है। और वो कब चुने जाएंगे ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इस केस में, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर कब चुना जाएगा वो स्पीकर डिसाइड करेंगे, लेकिन स्पीकर कब चुना जाएगा वो कौन डिसाइड करेंगे? वो प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे, ठीक है। वो प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे कि भैया फलाना फलाना दिन जो है या इस दिन जो है आपका इलेक्शन होगा। किसका? आपका इलेक्शन होगा किस चीज का? प्रेसिडेंट का, ठीक है। आपका इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो इलेक्शन हो गया आपका, चुन के आ गए, टेन्योर देख लिया। अब देख लेते हैं इनको अगर रिमूव करना हो तो क्या करेंगे। तो भैया जब आपको रिमूव करना होगा तो आप पहले 14 दिन का नोटिस देंगे, 14 डे नोटिस देंगे, ठीक है। 14 डे नोटिस देंगे। उसके बाद जो है इनको जो है आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हटा सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हटा सकते हैं। भाई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हटा सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जितने मेंबर्स हैं लोकसभा के उनकी मेजॉरिटी, ठीक है। मान लिया उस समय जो है एब्सेंट है प्रेजेंट है उससे मतलब नहीं है, कितने मेंबर हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने मेंबर हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी, तो मतलब अगर मान लिया 400 मेंबर्स हैं उस समय, तो 201 वोट अगर पड़ गए कि इन्हें हटाया जाए तो वो आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है। आप स्पीकर को हटा सकते हैं वाया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। 14 डे का नोटिस देंगे। और जब ये प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चल रही होंगी, जब ये प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चल रही होंगी, तब आप जो है हाउस को प्रिसाइड नहीं करेंगे। यू विल नॉट प्रिसाइड द हाउस, ठीक है। यू विल नॉट प्रिसाइड द हाउस। अच्छा, स्पीकर के पास एक पावर और होती है। स्पीकर जो है जब वोटिंग होती है लोकसभा में, तो पहली इंस्टेंस में वोट, जब पहली बार वोटिंग होगी, ठीक है, तब वोट नहीं करता। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता। लेकिन अगर टाई हो जाए तो टाई के केस में फिर वो स्पीकर जो है वो वोट करते हैं। इसी को बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। तो जब उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स चल रही है, रिमूवल की प्रोसीडिंग्स चल रही है, तब जो है स्पीकर जो है कास्टिंग वोट भी नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो हाउस में बैठ सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, सुन सकते हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो वोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो प्रिसाइड भी नहीं करेंगे हाउस को, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। जो जो आपने पढ़ा स्पीकर में वही डिप्टी स्पीकर में लागू होगा। तो डिप्टी स्पीकर को भी जब हम रिमूवल की बात करेंगे, अगर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा आपको वहां पे, जब रिमूवल की बात करेंगे तो डिप्टी स्पीकर को भी आप ऐसे ही रिमूव करेंगे, ठीक है। डिप्टी स्पीकर को भी आप ऐसे ही रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बात क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो भैया आप उनका काम क्या है, टू मेंटेन डेकोरम, ऑर्डर एंड डेकोरम। तो वो बोलते हैं ना, आपने देखा होगा जब प्रोसीडिंग चल रही होती है कि भैया बैठ जाइए प्लीज, बीच में ना बोलें, हाउस ज्यादा आवाज आने लगती है, ज्यादा हल्ला होने लगता है तो सदन को जो है स्थगित किया जाता है दिन तक या 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, ठीक है। तो एडजमेंट की जाती है, ठीक है। तो वो सब काम किसका है, ऑर्डर और डेकोरम बना रहे, मर्यादा बनी रहे हाउस की, किसका काम है, स्पीकर का, ठीक है। फिर जो स्पीकर है वो फाइनल इंटरप्रेटर है। जब हाउस में प्रोसीडिंग चल रही है तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जब हाउस में प्रोसीडिंग चल रही है, वहां पे कुछ दिक्कत आ गई, तो वहां पे कौन इंटरप्रेट करेगा उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, स्पीकर है। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स हैं लोकसभा के, उनका इंटरप्रिटेशन, फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, हाउस में स्पीकर है। और जो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स हैं उसका फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, आपका स्पीकर है इन हाउस। बाकी उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके अलावा अगर टाई हो जाए, टाई के केस में कास्टिंग वोट है, ठीक है।
कास्टिंग वोट है, ठीक है। उसके अलावा स्पीकर ने आपको बताया कि सदन को स्थगित करते हैं, उनके बाद हाउस को एडजर्न करने की पावर है, ठीक है, उनको बुलाने की पावर है, ठीक है, और वो एश्योर करते हैं कि क्योरम हो। देखो हाउस कभी भी तब चलेगा जब हाउस में क्योरम होगा, ठीक है, कोरम होगा, ठीक है। तो कोरम क्या होता है? कोरम होता है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो मान लिया अगर 400 लोग हैं ना, तो कम से कम 40 लोग होने चाहिए सदन के संचालन के लिए, ठीक है, कम से कम 40 लोग होने चाहिए सदन के संचालन के लिए, या 40 पीपल आर नीडेड फॉर अ प्रोसीडिंग टू टेक प्लेस, ठीक है। अगर 39 लोग भी होंगे ना तो हाउस नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये काम किसका है कि हाउस को जब अगर कोरम ना हो तो स्थगित कर दें, ये सब काम है स्पीकर का काम है, ठीक है भाई। और क्या पावर्स हैं कि आर्टिकल 108 में कोई पंगा पै गया, डेडलॉक हो गया दोनों हाउसेस के बीच में, राज्यसभा लोकसभा के बीच में, ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग प्रिसाइड करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, नॉट बाय द चेयरमैन। अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में अगर हम देखें स्पीकर तो 7th नंबर पे आते हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो है 2nd नंबर पे आते हैं। बट देन ऑल्सो व्हेन अ joint sitting of both the houses take place under article 108, it is the speaker who presides the meeting, ठीक है, who presides this joint meeting, ठीक है। then स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल है या नहीं है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे आधार जो बिल था उसको मनी बिल कह दिया था सरकार ने, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि रूलिंग पार्टी के स्पीकर होते हैं तो उन्होंने मना नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसमें उसको पास कराना आसान है, ठीक है, पास कराना थोड़ा सा आसान है। राज्यसभा के पास कम पावर होती है मनी बिल्स को रिलेटेड, हम आगे देखेंगे, ठीक है, जब बिल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पीकर डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, और स्पीकर डिसाइड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर एक्सेप्ट, भाई मैंने आपको बताया डिस्क्वालिफिकेशन 3 तरीके से होता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन मेंशन्ड है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो प्रोविजन मेंशन्ड है, और तीसरा क्या है आपका जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 10th शेड्यूल है। तो 10th शेड्यूल जब आया तो जो 10th शेड्यूल में डिसीजन है, 10th शेड्यूल में जो डिसीजन है कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा, उस क्वेश्चन को कौन डिसाइड करेगा, उसमें फाइनल अथॉरिटी कौन है, उसमें फाइनल अथॉरिटी स्पीकर है, उसमें फाइनल अथॉरिटी स्पीकर है। तो 10th शेड्यूल में किसके पास है पावर? स्पीकर के पास, ठीक है, 10th शेड्यूल में किसके पास है पावर? स्पीकर के पास, ठीक है। और 2-3 फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीकर जो है, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, जो ये बेसिकली इट इज मतलब अब क्या है कि और भी डेमोक्रेसीज हैं और भी पार्लियामेंट्स हैं वर्ल्ड के, तो उनके आपस में मीटिंग होती रहती है, ठीक है, और उसमें से फिर एक इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप भी जाता है वहां मीटिंग करने, तो उसके हेड होते हैं स्पीकर साहब, ठीक है, या स्पीकर साहिबा जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। भाई एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जब आप उस सीट पे बैठ गए तो ऑटोमेटिकली आपके पास और पावर्स आ जाएंगी। जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बने आप जो है चेयरमैन बन जाएंगे, जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बने आप जो है चेयरमैन बन जाएंगे, किसके? राज्यसभा के। तो ठीक है, इसी को एक्स ऑफिशियो बोला जाता है, ठीक है। तो स्पीकर आल्सो एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मतलब अब स्टेट है, स्टेट की भी अपनी असेंबली होंगी, अपनी असेंबली होंगी तो वहां पे भी स्पीकर होंगे, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में कौन है? रितु खंडूरी जी हैं, ठीक है। तो उनका भी एक ग्रुप होता है, उसके भी हेड कौन होते हैं? स्पीकर जी होते हैं, ठीक है। देन स्पीकर अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है, और वो खुद भी चेयरमैन है 3 पार्लियामेंट्री कमिटीज के, ठीक है, या कमेटी के, ठीक है। एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, एक रूल्स कमेटी है, एक जनरल पर्पस कमेटी है। ये सब हम जब कमिटीज पढ़ेंगे तब इनको थोड़ा सा एलैबोरेट में पढ़ेंगे काम क्या है, बट अभी आप याद रख लीजिए स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है। तो ये थे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। अब आ जाते हैं हम डिप्टी स्पीकर पे, आर्टिकल 93, ठीक है। डिप्टी स्पीकर का आर्टिकल क्या है? 93। भाई डिप्टी स्पीकर का एक ही काम है, जब स्पीकर ना हो तो वो हाउस को प्रिसाइड करेंगे। रिमूव, आप जैसे स्पीकर को आपने रिमूव किया वैसे ही रिमूव करेंगे, ठीक है। जब उसके बाद इनके पास भी कास्टिंग वोट होगा, जब ये प्रिसाइड करेंगे हाउस को, वैसे तो ये भी मेंबर है हाउस के, जब ये प्रिसाइड करेंगे हाउस को तभी अपना
जो है पहली बार वोट नहीं डालेंगे, जब पहली बार वोटिंग होगी, मान लिया स्पीकर नहीं है, वोटिंग चल रही है, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड कर रहे हैं हाउस को, तो पहली बारी में वोटिंग हुई, तो वैसे उस तरह ये नीचे बैठते तब तो ये पहली बार वोट करते, लेकिन जब ये हाउस को प्रिसाइड कर रहे हैं तब ये पहली बार वोटिंग डालेंगे, तब जो है ये इनके पास भी कास्टिंग वोट होगा, ठीक है, कास्टिंग वोट डालेंगे इन केस ऑफ टाई, टाई हो जाता है अगर तो तब वोट डालेंगे, ठीक है। और ऑफिस भी देखो, या तो ये खुद रिजाइन करते हैं, अब देखो स्पीकर जो था वो अपना रेजिग्नेशन देता है डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर जो है वो अपना रेजिग्नेशन देता है डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देता है स्पीकर को, ठीक है, डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देता है स्पीकर को, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये खुद रिजाइन क्यों कैसे छोड़ सकते हैं, तो रिजाइन करते हैं, या ये मेंबर ही ना रहे, एमपी ही ना रहे, ठीक है, या फिर इनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करते हैं लोकसभा, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कि हटाया जाए, तब भी ये जो है ऑफिस इनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ज्वाइंट सीटिंग हो रही है, ज्वाइंट सीटिंग में भी देखो ये एक डाउट कहीं आ सकता है कि ज्वाइंट सीटिंग में हो सकता है कि स्पीकर अवेलेबल ना हो तो चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे, नहीं, अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तब भी चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, तब कौन प्रिसाइड करेगा, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, कौन प्रिसाइड करेगा, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। और जब तक लोकसभा रहती है तब तक ये रहते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा आपकी, डिप्टी स्पीकर प्लस डिप्टी स्पीकर एंड फॉर दैट मैटर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, उनकी सैलरी जो है, देयर सैलरी आर चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी आती है, ठीक है, ताकि इनकी सिक्योरिटी ऑफ सैलरी रहेगी, टाइम से सैलरी तो मिल जाए कम से कम, ठीक है, बस याद रखिएगा। उसके अलावा एक स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोटेम स्पीकर का, ठीक है, स्पीकर प्रोटेम का आर्टिकल 95 में है। तो आप स्पीकर प्रोटेम का समझिए कि ये एक लोकसभा थी, पुरानी वाली लोकसभा, ठीक है, पुरानी लोकसभा है ये, ठीक है, इलेक्शन हुए, अब नई लोकसभा बन गई, ठीक है। तो यहां तक तो जो था, जब तक ये इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आया था तब तक तो जो है इस लोकसभा का जो स्पीकर थे वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद ये रिजाइन कर देंगे, ठीक है। जब नई लोकसभा बनेगी तो अब अभी तो प्रेसिडेंट नोटिफाई करना टाइम है कि भैया कब हम अपना स्पीकर चुनेंगे, तो इसके बीच में एक आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो है कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं है, ये जो है बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये जो है आप ये समझ लीजिए कि कन्वेंशन टाइप का है। तो इसको जो स्पीकर प्रोटेम होता है, इसको जो ओट दिलाते हैं ये प्रेसिडेंट दिलाते हैं, और बेसिकली प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि ये जो है जो अदर मेंबर्स आए हैं या और एमपीज हैं उन्हें वोट दिलाते हैं, जो अदर एमपीज हैं उन्हें वोट दिलाते हैं, ठीक है। जो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, जब तक स्पीकर ये पुराने वाले ने रिजाइन कर दिया, नया अभी चुन के नहीं आया, इसको जो है प्रेसिडेंट साहब प्रोटेम स्पीकर चुन लेंगे। देखो जो सबसे सीनियर मेंबर होता है ना उस असेंबली का, बेसिकली उसे चुन लिया जाता है, बट ये कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। ये टाइप का पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मान लीजिए, ठीक है, इसको आप एक टाइप का पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मान लीजिए। तो जो प्रोटेम स्पीकर है वो जो है औरों को वोट दिलाता है, तो बेसिकली ज्यादा काम इसका यही होता है, टेम्पररी ऑफिस है। उसके बाद जैसे ही ये नया चुन के आ जाता है उसके बाद इसको हटा दिया जाता है, नॉर्मल मेंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये था एक प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। देखो कुछ नहीं है, ये बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों ही नहीं है, तो स्पीकर क्या करेगा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा बना देगा, लगभग 10 ऐसे चेयरमैन होते हैं ताकि वो दे कैन प्रिसाइड द हाउस, दे कैन प्रिसाइड द हाउस। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही नहीं है
जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही अवेलेबल नहीं है या ऑफिस में नहीं है, ठीक है। और तभी करेंगे जब वो अवेलेबल नहीं हो, वैकेंसी के केस में नहीं करेंगे। अगर वैकेंसी है तब तो नया चुनेंगे आप, अगर वैकेंसी है तो आप नया चुनेंगे, तब ये प्रिसाइड नहीं करेंगे। मान लिया वो अवेलेबल नहीं है, किसी तबीयत खराब है या कुछ है, आपके पास चुने हुए हैं, बट देन अगर अवेलेबल नहीं है तब है, तो वैकेंसी के केस में नहीं करेंगे ये, ठीक है। वैकेंसी के केस में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है चेयरपर्सन। अब आ जाते हैं, लोकसभा यहाँ पे खत्म होता है, अब हम आ जाते हैं दूसरे हाउस पे, दैट इज राज्यसभा। तो राज्यसभा आपको बता ही दिया मैंने कि यहाँ पे कौन होंगे, चेयरमैन, ठीक है। यहाँ पे कौन होंगे, चेयरमैन, और चेयरमैन कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। चेयरमैन कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, इनके नीचे कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। इनके नीचे कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। उसके अलावा रिमूवल आपको पता ही है कि भैया इम्पीचमेंट होगा, एक इफेक्टिव मेजोरिटी, वाइस प्रेसिडेंट हमने पढ़ाया हुआ है, लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जो वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है, ठीक है। टीम को बोलेंगे और लिंक डाल देंगे, वाइस प्रेसिडेंट वहां तो देख सकते हैं आप रिमूवल उसका, ठीक है। उसके अलावा ये इनकी, ये आप समझ लीजिए मोर और लेस स्पीकर और लोकसभा की तरह ही है, यही फाइनल इंटरप्रेटेटर है, ठीक है, और रूल्स के, कॉन्स्टिट्यूशन के हाउस में, ठीक है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस। जबकि जब हमने स्पीकर पढ़ा था तब हमने देखा था कि स्पीकर जो था ही वॉज द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, ही वॉज द स्पीकर, जब था पढ़ा था हमने, ही वॉज द मेंबर ऑफ द हाउस। यहाँ पे भी जो है चेयरमैन जो है फर्स्ट टाइम वोट नहीं करते, इनके पास कास्टिंग वोट होता है, अगर टाई हो जाए, ठीक है, अगर टाई हो जाए तो इनके पास कास्टिंग वोट होता है। जब इनकी रिमूवल की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो तब ये प्रिसाइड नहीं कर सकते, सुन सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन प्रिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा देखिए, एक अगर आप इसको स्पीकर से कंपेयर करें तो स्पीकर के पास दो पावर होती है। एक तो आर्टिकल 108 में वो ज्वाइंट सिटिंग प्रिसाइड करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मनी बिल में, क्यों मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है वो ये डिसाइड करेंगे। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उनके पास पावर होती है हाउस में एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, ठीक है, वो उनका प्रेरोगेटिव है। इसके बाद आ जाते हैं हम डिप्टी चेयरपर्सन पे, ठीक है, डिप्टी चेयरपर्सन पे। तो डिप्टी चेयरपर्सन कहाँ है, आर्टिकल 89, ठीक है। इनका काम क्या है, अगर जो है वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो ये हाउस को प्रिसाइड करेंगे, ठीक है, ये हाउस को प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। और ये अपना इस्तीफा अगर छोड़ना चाहें तो ये अपना इस्तीफा जो है चेयरमैन को देंगे, ये अपना इस्तीफा जो है चेयरमैन को देंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, ये अपना इस्तीफा चेयरमैन को देंगे, ठीक है। और अगर इनको हटाना हो तो वाइस, अब क्योंकि चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट है तो उनको इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाएंगे आप, और उसको जो है सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा एग्री करेगी, वो वाइस प्रेसिडेंट है। बट ये तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, ये तो मेंबर ऑफ द हाउस है, तो इन्हें कैसे हटाएंगे, तो इन्हें वैसे हटाएंगे जैसे आप स्पीकर को हटाएंगे, 14 डेज का नोटिस देंगे और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हटा देंगे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैंने आपको बता दिया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है कि मान लिया 400 मेंबर हैं कहीं, तो 201 वोट अगर पड़ गए, ठीक है, 201 वोट अगर पड़ गए तो इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेजिग्नेशन मैंने आपको बता दिया, रेजिग्नेशन देखिए, रेजिग्नेशन याद रखिएगा, अब क्योंकि चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो वो तो प्रेसिडेंट को देंगे, बट डिप्टी चेयरपर्सन जो है, डिप्टी चेयरपर्सन जो है वो चेयरपर्सन को देंगे, डिप्टी चेयरपर्सन जो है वो किसको देंगे, चेयरपर्सन को। ये याद रखिएगा भाई, ये तो फैक्ट्स हैं। देखिए पॉलिटी में ज्यादा आप समझ लीजिए, कौन पॉलिटी में कैसे पढ़ना है आपको, पॉलिटी में आप ये समझिए कि कौन क्या है, ये समझ लीजिए। उसके अलावा उनकी पावर्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, ये देखिए आप, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा। तो जो काम स्पीकर वहां
लोकसभा में कर रहे थे वही कर रहे थे। मान लिया चेयरपर्सन भी अवेलेबल नहीं है, वाइस चेयरपर्सन भी अवेलेबल नहीं है, तो कौन प्रिसाइड करेगा भैया उसको? तो ये क्या करेंगे, वो पैनल बना लेंगे, पैनल से जो है लोगों को रख देंगे, और अगर वो दोनों अवेलेबल नहीं है तो वो प्रिसाइड करेंगे उसको, ठीक है। यही काम है इनका। अब ये भी मेंशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कहीं। देन अब काम करना है। अब जो आप काम देखते हैं ना, वो काम सिर्फ वहां नहीं होता, उससे आप आगे आपने देखा हाउस के वेल में लोग बैठे हुए होते हैं, वो हर हाउस का सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है, हर हाउस का सेक्रेटेरिएट होता है, और सेक्रेटेरिएट कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 98 में, ठीक है। तो सिर्फ सेक्रेटेरिएट है बोथ हाउसेज का, वो मेंशन्ड है, कहाँ मेंशन्ड है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, अंडर आर्टिकल 98, अंडर आर्टिकल 98। तो हर किसी का अपना सेक्रेटरी स्टाफ होता है, वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन कुछ कॉमन लोग भी हो सकते हैं। उसको हेड कौन करता है? सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल बड़ा पावरफुल पोस्ट होती है भैया ये, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा या सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा इज अ वेरी पावरफुल पोस्ट, ठीक है। हल्का फुल्का आदमी नहीं रहता इस जगह पे, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट होता है, जो भी काम जो है मीटिंग्स को लॉक करना, क्या किसने बोला वो सब करना, वो सब सेक्रेटेरिएट का काम होता है, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। उसके अलावा आप देख लेते हैं लीडर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस में आप पाएंगे कि लीडर इन पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ द हाउस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट जो रूल्स ऑफ हाउस हैं, जो रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस हैं, रूल्स ऑफ हाउस है, वहां मेंशन्ड है। बेसिकली लीडर ऑफ द हाउस कोई नहीं होता, पीएम साहब ही होते हैं। अगर वो लोकसभा में है तो वो लोकसभा के लीडर हो जाएंगे, लीडर ऑफ द हाउस हो जाएंगे। अगर वो राज्यसभा है तो राज्यसभा के लीडर हो जाएंगे। और दूसरे हाउस में जिसके वो मेंबर नहीं है, उसमें वो एक आदमी नियुक्त करेंगे कि ये लीडर ऑफ द हाउस होगा, ठीक है। तो मान लिया अगर वो लोकसभा के हैं तो राज्यसभा में एक आदमी को नियुक्त कर देंगे कि ये हाउस का लीडर है। अगर राज्यसभा से हैं तो लोकसभा में एक आदमी को नियुक्त कर देंगे या अपॉइंट कर देंगे कि ये इस हाउस का लीडर है, ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ही रहता है, ठीक है, और हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और जो है स्पोक्स पर्सन है हाउस का, मेन स्पोक्स पर्सन है हाउस का, ठीक है। तो ये सब काम होते हैं, ठीक है। और यूएस में जो है इसी चीज को मेजॉरिटी लीडर बोल दिया जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। यूएस में इसको मेजॉरिटी लीडर बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। देखो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है कि एक पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी जिसके कम से कम 1/10 ऑफ द सीट्स हो। अब 1/10 ऑफ द सीट्स क्या हुआ कि एक लोकसभा में, पिछली लोकसभा में क्या हुआ कि 1/10 सीट आई नहीं, लार्जेस्ट पार्टी कोई बनी नहीं। तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? जो अपोजिशन में लार्जेस्ट पार्टी है, वो उसका जो लीडर है वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन का काम होता है कुछ जो पैनल्स हैं, अपॉइंटिंग पैनल्स हम देखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन के अपॉइंटमेंट में कहीं कहीं पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, कहीं कहीं पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। कुछ कंडीशन भी है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, आप भैया उस हाउस के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी पार्टी के पास सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जैसे अभी कांग्रेस के पास है, ठीक है। एंड आप जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट इसके बाद आता है शैडो कैबिनेट का। देखो शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडिया में नहीं है। शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो बाहर है। और बेसिकली होता क्या है इसमें, भाई पार्टी आई, एक तो रूलिंग पार्टी है और एक अपोजिशन है। तो बेसिकली इसका अपना कैबिनेट होगा नॉर्मल, भाई फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, ठीक है, आपका होम मिनिस्टर आ गया, ठीक है, 4-5 मिनिस्टर और ले लिए कैबिनेट में। ऐसे ही अपोजिशन पार्टी क्या करती है, अपना कैबिनेट बना लेती है, ठीक है, पैरेलल वर्क करने के लिए कि ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, ये हमारा रेलवे मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ताकि ये जो है आपस में डिस्कस करके बेटर, भाई एट द एंड ऑफ द डे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्री का बेटरमेंट हो, है ना, कंट्री का बेटरमेंट हो, कंट्री ज्यादा से ज्यादा अच्छी चले, ठीक है। तो ये अपने चुन लेते हैं अपोजिशन पार्टी, और अगर बाई चांस ये पार्टी ये जो है चले भी गए, किसी कारण से हट गए और ये पावर में आ गए, तो इनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है, क्योंकि ये काम तो कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। बट देन ये जो कैबिनेट का शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है इंडिया में चलता नहीं है, ठीक है।
इंडिया में है नहीं। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए वो रहेगा विप। देखो विप जो है ना तो रूल्स में मेंशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, ना इधर फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन पार्लियामेंट्री रूल्स। विप क्या होता है, एक पार्टी होती है, हर पार्टी की अपनी विप होती है, ठीक है, ये एक्चुअली फॉरेन कॉन्सेप्ट ही है। विप होती है, विप का काम कुछ नहीं होता, विप का काम होता है हर पार्टी का अपना विप होता है, ठीक है, हर पार्टी का होता है, ठीक है। मान लिया कोई ए पार्टी है, बी पार्टी है, 4 पार्टियां हैं, ठीक है, इन सबका अपना अपना विप होगा, ठीक है। और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि वो अटेंडेंस इंश्योर करे कि आपको आना है, वोटिंग करनी है, ऐसे वोटिंग करनी है। तो जो अपनी पार्टी, भाई लोकसभा तो क्या होगी एक, या राज्यसभा तो क्या होगा, एक बड़ा ग्रुप हो गया, उसमें बहुत सारी पार्टी के लोग हैं, तो अपनी अपनी पार्टी को लेके चलना काम किसका है, विप का है। तो विप इशू की जाती है, आपने सुना होगा 3 लाइन विप। 3 लाइन विप होगी, आपको मानना ही मानना है कि कल ये वोटिंग होगी और आपको इसके खिलाफ वोटिंग करनी है। ए पार्टी बोलती है कि हमें खिलाफ करनी है, बी बोलती है कि हमें इसके साथ करनी है, ठीक है, सी बोलती है कि हमें भी साथ में करनी है, डी विप इशू करती है कि हमें इस बिल के खिलाफ वोटिंग करनी है। तो ये कौन इशू करेगा, विप इशू करता है, ठीक है। तो विप का काम है कि आप जो है, जो मेंबर्स हैं उनका जो कंडक्ट है वो मॉनिटर करें, उनकी अटेंडेंस इंश्योर करें, जो वो वोट दे रहे हैं देखिए सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इंश्योर करें कि वो वोट सही जगह दें। तो ये सब काम किसका है, ठीक है। तो और अगर आप नहीं करते ऐसे तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है पार्टी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, ठीक है, आगे हम पार्लियामेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी तो काफी कुछ है पढ़ने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड यू नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, any problem, you can always reach out to us via comment box, or you know a number has been given in the description box. And you know that was all for the today. Thank you all very much. Keep happy, keep smiling. Bye bye and take care.